हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ बीकॉम की, और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, गुड्स की जब आप ट्रांसफर करते प्रॉपर्टी को, तो ऐसे में क्या क्या पॉइंट हमें इसमें देखने हैं। जब एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को सामने वाले के पास जब ट्रांसफर करता है, उसको ऑनरशिप देता है, तो ऐसे में क्या क्या कंडीशंस है, क्या है, सारी चीजें वो पढ़ेंगे आज हम। अगेन बाकी सभी टॉपिक में ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी हम मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट कर चुके हैं, कंडीशन वारंटी भी कर चुके हैं, और हमारा टॉपिक है अब ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्या है इस टॉपिक के अंदर और किस तरह के क्वेश्चंस आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो बेटा देखने को मिलता है बेटा इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वामित्व हस्तांतरित नहीं कर सकता। उपयुक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए तथा इस नियम के अपवाद बताइए। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो लाइन लिखी हुई है, एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वामित्व, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्वामित्व है उस वस्तु का, जो भी आपके अंडर है, आप उतना ही स्वामित्व सामने वाले को भी दे सकते हो। अगर मेरे पास एक कार है और मैं वो कार बेचना चाहता हूँ किसी और को, तो मैं उस कार के ऊपर जो भी मेरी मालिकाना, जो भी मेरा हक है, मैं उतना ही हक सामने वाले को दे सकता हूँ। इसे कहते हैं अच्छा स्वामित्व हस्तांतरित। समझ में आ गया होगा कि मेरे पास जितनी भी ओनरशिप है, मेरे पास जो अधिकार है, मैं उतना ही अधिकार सामने वाले को दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो वही यहाँ पे लाइन है, और इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो पढ़ते हुए देखेंगे। तो आंसर अगर आप देखोगे बेटा, तो इसमें आंसर में लिखा हुआ है, वस्तु के अधिकार के हस्तांतरण से आशय वस्तु के स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण से होता है। अगर मैं कहूँ वस्तु के अधिकार का हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। अगर आप वस्तु के अधिकार को ट्रांसफर करते हो, तो इसका मतलब है कि वस्तु के स्वामित्व के अधिकार को आप ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब कि जो भी सामान है उसकी ऑनरशिप को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझने वाली बात यह है कि वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण की बात की जा रही है, ना कि वस्तु को। मैंने जब मैं कार बेचूंगा, तो यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हो कि मैंने कार दी नहीं है, लेकिन जैसी पेमेंट मेरे को मिल गई है, जैसे हमने कागज के काम कर दिए पूरे अपने लेने देने के जो भी थे, तो मैंने मालिकाना हक तो कागजों पे उसको दे दिया, लेकिन गाड़ी नहीं दी अभी तक। तो इसका मतलब अभी यहाँ पर जो अधिकार के हस्तांतरण से मेरा मतलब है कि वस्तु का जो मालिकाना हक है उसको देना, ना कि उस चीज को देना। मैंने अभी वस्तु देने की बात नहीं करी है, अभी मैंने सिर्फ अधिकार देने की बात करी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, वस्तु का हस्तांतरण और अधिकार हस्तांतरण में काफी अंतर है। अगर हम बात करें इसे अधिकार को देने में और वस्तु को देने में, तो दोनों में ही बहुत मेजर डिफरेंस है, जो आपको अभी समझ में भी आ गया होगा गाड़ी के एग्जांपल से। कि मैंने अभी गाड़ी जैसे मान के चलो बेच दी, लेकिन गाड़ी अगर मेरे पास पड़ी हुई है अभी, तो अभी तक मैंने सिर्फ अधिकारों का हस्तांतरण किया है, अपना जो मालिकाना हक था अब मैंने उसके हाथों में सौंप दिया, लेकिन गाड़ी अभी भी मेरे पास ही है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, कोई भी क्रेता विक्रेता की अपेक्षा अधिक अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। लिखा है क्या, देखो, कोई भी क्रेता मतलब कोई भी खरीदार विक्रेता से अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या हो गया कि मान के चलो कि मैंने कार जो बेचनी है, जितना अधिकार मेरा है इसके ऊपर, इस गाड़ी के ऊपर, अभी उतना अधिकार उस बायर के पास नहीं होगा। ठीक, तो बायर के पास उतना ही होगा जितना मैं उसको देना चाहूंगा। क्लियर पॉइंट। तो सेलर के पास ज्यादा अधिक अधिकार होते हैं कंपैरिजन करोगे बायर से। तो सेलर के पास ज्यादा अधिकार होते हैं। आप किसी भी दुकान में चले जाओ, आपके शोरूम में चले जाओ, अगर आप किसी कार के शोरूम में जाते हो, तो वहां पे जो डीलर है, जो कार के शोरूम का जो मालिक है, उसके पास ज्यादा अधिकार है कंपैरिजन जो वहां पे खरीदने आ रही है लोग।
ठीक है। पॉइंट क्या लिखा हुआ है आगे, अच्छा अधिकार से तात्पर्य क्या है। देखो पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा अधिकार का मतलब ये हो जाता है कि अगर देखो अधिकार को अगर हम परसेंटेज में काउंट करें तो 100% अगर अधिकार है तो इसका मतलब पूरे तरीके से आप मालिक हो। आप चाहे उस चीज को फिर आप चाहे उसको बेचो, चाहे आप उसको तोड़ो फोड़ो, कबाड़ी को बेचो, जो मर्जी करो, तो इसका मतलब आपको पूरा 100% आपको अधिकार मिल गया। तो अच्छे अधिकार से मेरा मतलब है मैक्सिमम अधिकार आपको कितने मिल सकते हैं उसकी बात करेंगे। अच्छा अधिकार का मतलब मैक्सिमम अधिकार कितने मिल सकते हैं। तो लिखा क्या है, यदि क्रेता का अधिकार अच्छा है, मैंने गलत पढ़ दिया। यदि विक्रेता का अधिकार अच्छा है, विक्रेता मतलब सेलर, अगर सेलर का अधिकार अच्छा है तो क्रेता को भी अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर सेलर के पास जो वस्तु है उस वस्तु के ऊपर अगर उसके पास 100% उसका अधिकार है तो वो उतना ही अधिकार क्रेता को भी दे सकता है। इसकी लाइन का मतलब ये होता है। और यदि विक्रेता का अधिकार दूषित है, मतलब किसी भी तरीके से या तो उसके पास अधिकार कम है उस वस्तु के ऊपर, या फिर वो कपटपूर्ण मतलब कि आपके साथ धोखा देकर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मालिक है इस चीज का, तो ऐसे में क्रेता को भी दूषित अधिकार प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के नाम पर ले लेते हैं कि मैं अगर एक मकान में किराए पे रहता हूं और ऐसे में वो मकान में किसी पर्सन को बेच देता हूं, तो ऑब्वियसली बात है वैसे तो ये गलत चीज है, लेकिन मुझे बताओ कि मैं क्या मेरे पास अधिकार है उसको बेचने का? नहीं। लेकिन सामने वाले ने खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि उसने मेरे पर भरोसा किया, उसने कहा कि भैया ये जो आदमी बोल रहा है वो बिल्कुल सच ही हो सकता है, तो उसने मेरे से खरीद लिया। तो ऐसे में जो मुझे अधिकार थे उस मकान में रहने के, एज ए किराएदार जो भी अधिकार होंगे मेरे पास, मैं मैक्सिमम उतने ही अधिकार उसको दे सकता हूँ, ना कि मालिक के अधिकार दे सकता हूँ। वो बात अलग है कि मैं फेक एग्रीमेंट बना के और कागज काम वाम करके रख के मैं उसको दे दूं, लेकिन अल्टीमेटली जब कोर्ट में जब केस जाएगा तो उसको बायर को, जिसने भी ये मकान खरीदा मुझसे, वो सिर्फ उतना ही अधिकार पाने के काबिल होगा जितना मुझे अधिकार मिले थे उस मकान में रहने के। दैट्स इट। वो उस मकान का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि जो बेचने वाला था वो खुद मालिक नहीं था उस चीज का। तो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि यदि विक्रेता का अधिकार दूषित है तो क्रेता का भी दूषित अधिकार प्राप्त होगा, भले ही क्रेता ने सद्विश्वास से कार्य किया हो। सद्विश्वास का मतलब है अच्छे तरीके से काम करना, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, या इसेंशियल जो भी एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के उसमें से कोई कमी नहीं छोड़ी। सद्विश्वास का मतलब ये भी है कि उसने सामने वाले के ऊपर पूरा भरोसा किया और तब जाके उसने सारी पेमेंट भी कर दी और हर तरीके के सारे कागज पूरे भी किए, बट उसके बाद भी उसको वो अधिकार नहीं मिल पाएंगे। तथा मूल्य चुकाया हो, मतलब उसने एक तो अनुबंध के सारे काम उसने फॉलो किए हो, इसेंशियल एलिमेंट जो भी होते हैं, और साथ में उसे पैसा भी अगर चुकाया हो, तब भी उसको दूषित अधिकार ही मिलेंगे अगर बेचने वाले के पास पूरे अधिकार नहीं थे तो। एग्जाम्पल भी दे रखा है बेटा यहाँ पे, एक्स के पास कुछ वस्तु किराए पर है, वह उसे वाई को बेच देता है। देखो वही कंडीशन आ गई, वाई ने वह वस्तु सद्भावना पूर्वक खरीदी। सद्भावना पूर्वक का मतलब है कि उसने उसको भरोसा किया और उसने खरीदा। वाई वस्तु के स्वामी के विरुद्ध वस्तु के स्वामित्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। अब अगर एक्स के पास ही मालिकाना हक नहीं है तो वाई को वह बेच कैसे सकता वो चीज? तो जो एक्स के पास अधिकार है वही वाई के पास होंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, वह उतना ही हित रख सकता है जितना किराए पर लेने वाले का अर्थात एक्स का है। नियम यह है कि कोई भी वह नहीं दे सकता जो उसका है नहीं है। जैसे गुरु घंटाल बहुत सारे लोग होते हैं और इंडिया में भी हुए हैं। एक पर्सन ऐसा जिसके बारे में आपने सुना होगा, उसने ताजमहल बेच दिया, राष्ट्रपति भवन बेच दिया था। तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं। वो भले ही उस टाइम में बेच दे, लेकिन क्या बायर उसका अधिकार प्राप्त कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बेचने के वाले के पास ही अधिकार नहीं था, तो खरीदने वाले के पास अधिकार कहां से आएगा? क्लियर पॉइंट? ओके। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? आगे लिखा हुआ है, यह नियम माल के वास्तविक स्वामी की रक्षा करता है। देखो अगर ये नियम बनाया है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मैं अपने मकान में किसी किराएदार को रखता हूँ और वो उस चीज को बेच देता है, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में मैंने एक एम्प्लॉय को रखा जो कि एक मैनेजर था,
और मेरे अब्सेंस में उसने उस बिजनेस को बेच दिया किसी और पर्सन को। तो ऐसे में जब मैं आऊंगा वहां से जहां पे भी मैं घूमने गया था या मीटिंग से गया था, तो जब मैं आऊंगा यहाँ पे और मैं देखूंगा कि भाई मेरा बिजनेस तो बेच दिया, तो कहीं ना कहीं मैं फील करूंगा कि भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है। तो इस अधिकार को बचाने के लिए ये नियम बनाया गया है कि भले ही वो बेच दे लेकिन बाद में मालिक तो फिर भी मैं ही रहूंगा, वो नहीं बन पाएगा बायर जिसने मुझसे ना खरीद के मेरे मैनेजर से खरीदा और मेरे मैनेजर ने धोखा किया उसके साथ, मालिक फिर भी मैं ही रहूंगा उस बिजनेस का। तो ये नियम इसलिए बनाया गया था। लिखा हुआ है उपरोक्त नियम के अपवाद क्या है। देखो कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे जिसमें बायर को पूरे अधिकार मिल जाएंगे भले ही सेलर के पास नहीं थे फिर भी। तो वो अपवाद कौन से है वो देखने वाली बात है। तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है गत्यावरोध द्वारा अधिकार की दशा में है। इसका मतलब क्या है जरा पढ़ते हैं। जब माल का वास्तविक स्वामी अपने आचरण द्वारा क्रेता को यह विश्वास दिला देता है कि विक्रेता ही माल का वास्तविक स्वामी है। अभी कैसे हो सकता है? अगर मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दी और ऐसे में जो सिग्नेचर है, जो स्टैंप है, वो हर एक चीज वो देखो मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ गलती हो जाती है। गलती कैसे होती है? जैसे अगर मैं चोर हूं और मैं किसी सामने वाले को बेचना चाहता हूँ कोई मकान, और जो मकान एक्चुअल मेरा है नहीं बट फिर भी, तो मैं क्या करूंगा, मेरी कोशिश क्या रहेगी, मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि जो भी कागज है वो भी कुछ इस तरह से डुप्लीकेट करके मैं बना के दूं कि लगे कि हाँ भैया मैं मालिक हूं। तो वहां तो टोटली फ्रॉड है वो। लेकिन अगर मैंने किसी को एक्चुअल पावर अटॉर्नी दे रखी है, मैंने उसको कुछ दिनों के लिए डिसीजन लेने के लिए मालिक बना रखा है कि भैया आप डिसीजन ले सकते हो मेरा अब्सेंस में, जरूरी नहीं है कि आप मुझसे पूछो। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो बेच देता है और अपने आप को प्रूफ कर देता है कि भाई देखो मैं ही मालिक हूं, उसकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो बायर है उसको सारे अधिकार मिल जाएंगे, वो पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। रीजन क्या है कि मैंने ही कहीं ना कहीं उसको वो सारी चीजें दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक एजेंट द्वारा विक्रय की दशा में। व्यापारिक एजेंट का मतलब देखो क्या पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरा एक काम है, मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ और प्रोडक्ट है मान के चलो RO प्यूरिफायर मैं बनाता हूँ, और मैंने क्या किया, मैंने भाई अपने अपने एजेंट बना रखे हैं अलग अलग जगह पे। अब क्योंकि मैंने एजेंट को भी अधिकार दे रखे है बट ऑब्वियस बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैंने एजेंट को इतना बोला हुआ है कि भाई अगर आप बेचोगे तो एक काम करना, आप एक साथ 2 प्यूरिफायर आप बेचोगे तो आपको डिस्काउंट देना है 10%। अगर 2 नहीं बेच पाए तो आपको बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देना। मतलब कोई फैमिली अगर 1 खरीदती है तो आपको डिस्काउंट नहीं देना, लेकिन अगर 2 खरीदती है तो आपको 10% का डिस्काउंट देना है। लेकिन उसको भी अपना टारगेट पूरा करना होता है। तो उसने क्या किया, जो भी उसने पूरे दिन भर वो इधर उधर घूमा और बड़ी मुश्किल से एक फैमिली को वो 1 बेच पाया, लेकिन यहाँ पर उसने 10% का डिस्काउंट भी दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई बायर ने तो खरीद लिया 90% वैल्यू देके, 10% का उसको डिस्काउंट मिला। लेकिन अगर मेरी कंपनी, और मैं ये कहता हूँ कि नहीं ये सेल बिल्कुल गलत है, हम नहीं मानेंगे इस सेल को, तो अगर यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पर मैं गलत हूँ, एक जो मालिक है प्यूरिफायर का वो गलत है, जो आप क्योंकि आपने एजेंट को अधिकार दे रखा है बेचने का, आपने कंडीशन लगा रखी है, लेकिन वो आपके और एजेंट के बीच की है, वो बायर के बीच की नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई एजेंट अगर उस चीज को बेचता है तो वो भी सेल मानी जाएगी, वहां पर जो बायर है उसको पूरा अधिकार मिल जाएगा। आगे इन्होंने कुछ केस भी दे रखा है, आप उस केस को पढ़ सकते हो, सारी चीजें, लेकिन अभी मैं केस नहीं पढ़ा सकता आपको। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको समझा दूंगा अलग से। थर्ड पॉइंट है संयुक्त स्वामियों में से किसी एक के द्वारा विक्रय। जैसे एजेंट के थ्रू हुआ था, वैसे यहाँ पर कोई एक प्रॉपर्टी है, मान के चलो कोई एक प्लॉट है जो कि है करीबन 50 लाख रुपए का, और ये उस प्लॉट के लेकिन 5 मालिक हैं, ठीक। अब क्योंकि हर एक मालिक को अपने अपने अधिकार प्राप्त होते हैं बेटा, अगर उनमें से कोई एक पर्सन भी अगर किसी बायर को ढूंढ के उसको बेच देता है तो ऐसे बाकी जो मालिक है वो भी अब बाउंड हो जाएंगे उस सेल को कंप्लीट करने के, क्योंकि ईच पार्टनर थे, जितने भी लोग थे जो उसके मालिक थे पार्टनरशिप में, जैसे 5 लोग थे उस जमीन के,
तो इन पांचों मालिकों के हाथ में ये अधिकार था कि वो बेच सकते हैं, बट मेक श्योर कि यहाँ पे वो क्लियर करके रखें सभी पार्टनर्स कि अगर आपको मिले तो आप बेच देना, आपको मिले तो आप बेच देना, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई कि अगर उनमें से कोई एक भी अगर बेच देता है तो भी बायर को सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, भले ही बाद में बाकी पार्टनर मना करे कि भैया तुमने तो अमाउंट बहुत कम लिया है या जो पेमेंट है हमें कैश में चाहिए, ये चेक, कोई भी इश्यू हो जाए तो बात की बात है, लेकिन जो बायर है उसको पूरा अधिकार उसमें मिल जाएंगे। देखो बच्चों, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए और आप एग्जाम में आंसर लिखकर आ जाओ। जो टेक्निकल जो चीजें हैं वो नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि देखो मैं ये बात समझता हूँ कि कॉलेज के बच्चे हो आप, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ सको, अपना टाइम दे सको। इस वजह से लोकल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप आंसर लिख के आ सको, कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। अदरवाइज ये सिलेबस बहुत हैवी होता है, इसको समझाने में टाइम लगता है, एक एक टॉपिक को समझाने में एक एक घंटा लग सकता है, तो लेकिन मैं वो नहीं ले जाकर, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में सारी चीज समझा रहा हूँ, लोकल लैंग्वेज में जैसे एक दोस्त आपको समझाता है उस तरीके से, ताकि आप इजीली आंसर को लिख सको, प्रेजेंट कर सको। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आप जो आप देख रहे हो अभी इस टाइम पे, अराउंड उसी के ही इर्द गिर्द आपका आंसर घूमना चाहिए। आप टोटली अपनी ही दुनिया में जाके कोई आंसर मत लिख के आ जाना, इसी के अकॉर्डिंग ही आंसर आपको लिख के आना है जो आप यहाँ पे देख के पढ़ रहे हो, ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत माल पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय। व्यर्थनीय अनुबंध का मतलब क्या है यहाँ पर, वो देखने वाली बात है। यदि विक्रेता ने कोई वस्तु किसी व्यर्थनीय अनुबंध के अधीन प्राप्त की है तथा ऐसा अनुबंध विक्रय के समय तक भंग नहीं किया गया, मान के चलो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक मोबाइल को लेकर, मैंने मोबाइल लिया सेकंड हैंड किसी से, और जब अनुबंध जब हुआ था वो टोटली व्यर्थ था। व्यर्थ का मतलब ये हो सकता है कि मैंने सामने वाले से जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं ली, उसकी जो अनुमति थी वो मैंने स्वतंत्र रूप से नहीं ली, बट फिर भी मैंने उससे मोबाइल ले लिया और उसको पेमेंट कर दी। इसके बाद मैंने ये फोन 1000 रुपये एक्स्ट्रा में किसी और को बेच दिया। अब ध्यान रखना कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट वो जिससे मैंने खरीदा था, अगर वो इस चीज को लेकर कोर्ट में नहीं जाता कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो गलत था, इसने मेरी फ्री कंसेंट नहीं ली थी, ये बात अगर वो तब तक नहीं बोलता जब तक मैं उसको बेच नहीं देता किसी दूसरी पार्टी को, तब तक ऐसा जो अनुबंध जो हुआ है वो भंग नहीं माना जाएगा उस टाइम तक, और ऐसी कंडीशन में मेरे पास सारे अधिकार होंगे बायर को देने के लिए। क्लियर पॉइंट? कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने खरीदा राम से, ठीक है, मैंने छीना चपटी किया, मैंने धमकाया उसे, जो भी किया, लेकिन मैंने मोबाइल फोन उससे ले लिया और मैंने वो मोबाइल फोन मैंने दे दिया शाम को। अब जब तक मैं उसको शाम को बेच नहीं देता तब तक अगर वो बोल देता है ये वाली चीज, पुलिस में बोल देता है, कोर्ट में बोल देता है, तब तो ठीक है, लेकिन शाम को बेचने के बाद अगर ये वाली बात राम मुझे बोलेगा, कोर्ट में जाएगा, तो ऐसे में मैंने जिसको बेचा था शाम को, शाम पूरा अधिकार प्राप्त कर चुका होगा उस मोबाइल पे। अब वो मोबाइल शाम का हो गया, मेरा नहीं रहा, और ना ही राम उसके ऊपर कुछ कर सकता। तो जब तक आप बेच रहे हो तब तक भी अगर वो अनुबंध आपका भंग बता दिया जाए या कर दिया जाए, वॉइड कर दिया जाए, तब तो ठीक है। अगर नहीं कर पाया, सेल हो गई, मैंने किसी और को बेच दिया, अब अगर वो अनुबंध अगर व्यर्थ भी हो जाता है, तब भी जिसको मैंने बेचा था वो पूरा मालिक बन जाएगा उस चीज का, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, चलिए एक काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल ले ही लेते हैं बेटा। देखो एग्जांपल में क्या लिखा है बच्चे, सुरेंद्र एक गाय महेंद्र से अनुचित प्रभाव द्वारा खरीद लेता है। सुरेंद्र ने महेंद्र से खरीदा और मोहन द्वारा अनुबंध भंग करने के पूर्व ही, अब देखो यहाँ पे मोहन उन्होंने गलत लिख दिया, महेंद्र होना चाहिए। महेंद्र द्वारा अनुबंध भंग करने से पूर्व ही सुरेंद्र उसी गाय को जोगेंद्र को बेच देता है। जोगेंद्र उस गाय की सद्भावना से खरीद लेता है। जोगेंद्र गाय का वैध स्वामी हो जाता है।
महेंद्र केवल सुरेंद्र से क्षतिपूर्ति करवा सकता है, जोगेंद्र से गाय नहीं ले सकता। तो अगर मैंने आपसे मोबाइल ले लिया अनुचित व्यवहार से जैसे भी, और मैंने किसी और को बेच दिया, अब आप वो सामान तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ मुझसे आप क्षतिपूर्ति ले सकते हो कम से कम उस चीज की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विक्रय के बाद माल पर अधिकार रखने वाले विक्रेता द्वारा विक्रय। विक्रय के बाद माल पर अधिकार रखने वाला विक्रेता द्वारा विक्रय। अब ये पॉइंट क्या है वो देखते हैं। लिखा हुआ है, जब किसी विक्रेता के अधिकार में वस्तु विक्रय कर देने के बाद वस्तु अथवा वस्तु के अधिकार संबंधी प्रलेख रह जाते हैं तथा वह अवस्था उसका व्यापारिक एजेंट वस्तु को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देता है और ऐसा क्रेता वस्तु की सुपुर्दगी सद्विश्वास में तथा पिछले विक्रय की बिना सूचना के क्रय कर लेता है, तो वह अच्छा अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये भी एक तरह का फ्रॉड ही है, बट क्या करें, क्या कहते हैं कि धंधा है पर गंदा है, पर जो भी है ये कानून की नजर में वैलिड है। मैंने एक सामान बेचा ए को, लेकिन हुआ क्या कि वो कागज नहीं लेकर गया मुझसे, उसके कुछ कागज रह गए, तो मैंने क्या किया, उस चीज का मैंने फायदा उठाया और वही चीज मैंने उठा के किसी और को बेच दी। अब ऐसे में मैंने लास्ट में जिसको बेची है वो उसका मालिक बन जाएगा, जबकि एक को जिसको मैंने पहले बेचा था वो उसका मालिक नहीं है, बट हाँ केस कर सकता है, क्षतिपूर्ति ले सकता है, लेकिन वो वस्तु नहीं ले सकता। एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एक जमीन एक पर्सन कई लोगों को बेच देता है, इसको भी उसको भी उसको भी, तो ऐसे में जो लास्ट जो पर्सन होगा वो उसका मालिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को कुछ सामान बेचा और ऐसे में कागज अगर आप नहीं दे पाए उसको, वो कागज आपके पास है, तो आप क्या करोगे, आप वही सामान किसी और को बेच दोगे, राइट। तो ऐसे में आपने जिसको लास्ट में बेचा वो उसका मालिक बन जाएगा, लेकिन जो पहला वाला जो आदमी है वो आपसे क्षतिपूर्ति ले सकता है, आपके ऊपर केस कर सकता है और पैसे आपसे वापस ले सकता है, ठीक है। बट ध्यान रखना ये वाली बात कि लास्ट में जिसको आपने बेचा उसको ये वाली बात पता नहीं होनी चाहिए कि आपने ये वाली चीज किसी और को बेची है, क्योंकि अगर उसको ये पता है तो इसका मतलब आप जानबूझकर ये सारे काम कर रहे हो। तो ऐसे में ना तो वो मालिक रहेगा, ना तो आप रहोगे, ना तो पहला वाला पर्सन रहेगा, फिर वो टोटली केस जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में जो डिसीजन होगा वही मानना पड़ेगा। आगे का पॉइंट बेटा क्या है, आगे का पॉइंट है हमारे पास 7 पॉइंट, आदत विक्रेता द्वारा पुनः विक्रय की दशा में। अब ये क्या पॉइंट है बेटा वो देख लेते हैं। एक आदत विक्रेता अपने ग्रहण अधिकार अथवा माल को मार्ग में रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात उस माल को पुनः बेच सकता है। ऐसी स्थिति में क्रेता का अधिकार श्रेष्ठ रहता है। अब ये क्या पॉइंट है बेटा वो समझ। कहने का मतलब बेटा ये है इसमें कि मान के चलो मैंने आपको सामान बेचा है, 1 लाख रुपए का फ्रिज है, लेकिन आपने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं की और आपने कहा कि डिलीवरी पे हम आपको पेमेंट कर देंगे। मैं चलो ठीक है, मैंने सामान को ट्रक पे लोड करवाया और ट्रक जा रहा है आपके पास, लेकिन सडनली मेरे पास एक ऑफर और आ गया और वो 1,10,000 देने को तैयार है, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा। अब क्योंकि मेरे पास आपसे पेमेंट तो मिली नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस ट्रक को बीच में ही रुकवा के उसको कहीं और भिजवा दूंगा जहां पे मुझे 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहे थे। और ऐसे में आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, और जो पर्सन जो विक्रेता है जो खरीदार है उसका अधिकार सबसे श्रेष्ठ होगा वहां पर, क्योंकि मैंने उसको बेच दिया वहां पे, ठीक है। तो जो लास्ट में जो ऑनर है, लास्ट में जो बायर है वही उसका ऑनर कहलाया जाएगा। ध्यान रखना ये वाली बात, क्योंकि देखो अनपेड जो सेलर होता है उसके कोई अधिकार होते हैं, और वो अधिकार बेटा यही है कि अगर उसको पैसा नहीं मिला तो वो सामान किसी और को भी बेच सकता है, क्योंकि आपने अभी तक उसको पेमेंट नहीं करी। इसी वजह से आप अगर एडवांस दे देते हो तो वो पर्सन बाउंड हो जाता है आपको वो सामान देने के लिए। आगे पॉइंट क्या है बेटा, लास्ट पॉइंट नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट है बेटा, खोए हुए माल को पाने द्वारा विक्रय। सेल बायर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। खोए माल को पाने वाले को कुछ परिस्थितियों में माल बेचने का अधिकार होता है। ऐसी दशा में भी क्रेता की शेष अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो आगे खोए हुए माल को अगर पाने वाला जो विक्रय है, मान के चलो आप ले सकते हो कोई एग्जांपल, मोबाइल फोन का ले लेते हैं। चलो मोबाइल फोन अगर मुझे पा गए, ठीक है, मुझे पा गया कोई मोबाइल फोन। अब ऐसे में मैंने क्या किया, उस मोबाइल फोन को मैंने थर्ड पर्सन को किसी को बेच दिया। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक को थोड़ा साइड रखो, फिर आप कहोगे सर उसमें लॉक लगा होता है, ये लगा होता है, वो तो सर टूट भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर मेरे को मोबाइल फ़ोन कहीं से मिला और मैंने वो मोबाइल फ़ोन बहुत ही सस्ते दाम में मैंने किसी और को बेच दिया, क्योंकि मेरे लिए तो फ्री में था, मैंने कोई पैसा खर्च किया था वो खरीदना, मुझे तो पाया था वो, तो मैंने क्या किया, मैंने वो फ़ोन उठा के किसी और को बेच दिया और ये दिखाया कि भैया मैं ही मालिक हूँ इस चीज़ का। ध्यान रखो कि यहाँ पे सारी चीज़ें ये होनी चाहिए, बायर को ये उसके दिमाग में होना चाहिए कि भाई उसने जिसने भी ये मेरे को बेचा है वो उसका एक्चुअल मालिक है। अगर उसको ये पता है कि उस चोर है और चोर से मैं सामान खरीदा हूँ, तो बेटा ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बायर को क्या क्या अधिकार आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर जो मेरे को मोबाइल फोन जो पाया और मैंने किसी और पर्सन को बेच दिया बिना ये बताए कि भैया ये मुझे पाया हुआ है या जो भी है, मैंने कहा कि भाई मैं ही मालिक हूँ और लेकिन मैं बेचना चाहता हूँ, आप खरीद लो, तो ऐसे में क्या होगा, जिसने खरीदा है अब वो उसका पूरा मालिक बन जाएगा। भले ही जिसका वो मोबाइल फोन था वो बाद में अगर मेरे ऊपर केस करे जो भी करे वो एक अलग बात है, लेकिन जिसको मैंने बेच दिया अब वो पूरा का पूरा मालिक बन चुका है उसका, अब वो सामान वापस नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बंधक गृहीता द्वारा विक्रय। अब ये क्या मतलब होता है बेटा, वो देखते हैं। बंधक गृहीता को भी कुछ परिस्थितियों में बंधक रखे गए माल को बेचने का अधिकार होता है तथा क्रेता को श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त। यहाँ पे जो बात आ रही है ना बेटा, बार बार लाइन जो आ रही है, क्रेता को श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होता है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि क्रेता को पूरा अधिकार प्राप्त है सामान को अपने पास रखने का, अब वो वापस नहीं करेगा। इस लाइन का ये मतलब है। अब बात आ जाती है बंधक गृहीता का मतलब क्या है। मैंने जैसे किसी पर्सन को मैंने कोई अपना सामान गिरवी रख दिया, अब ऐसे में उस पर्सन के पास कुछ कंडीशंस में बेटा, लेकिन ध्यान रखना कुछ कंडीशंस, हमेशा नहीं है, कुछ कंडीशन में उसके पास अधिकार होता है कि वो उसको बेच दे। वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन हो सकती है कि मैंने लोन लिया किसी से और मैंने कहा कि भैया मेरी ये सोने की जो चैन है, ये जो रिंग है, जो भी है, ये सब कुछ आप रखो और मुझे 5,000 रुपये 10,000 रुपये आप मुझे दे दो लोन पे और मैं आपको चुका दूंगा 1 हफ्ते के अंदर। अगर मैंने 1 हफ्ते के अंदर, ये कंडीशन है, अगर मैंने 1 हफ्ते के अंदर नहीं चुकाया, अब उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको बेचे चाहे जो मर्जी करे। तो ऐसी परिस्थितियों में उसके पास अधिकार उसको मिल जाते हैं। तो बेटा ये टॉपिक था हमारा कि जब हम ट्रांसफर करते हैं ऑनरशिप गुड्स की, तो क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में जो बायर है उसको पूरा अधिकार मिल जाता है, भले ही बेचने वाला फ्रॉड हो, बट उसके बाद भी बायर को वो कंडीशन मिल जाता है, वो अधिकार मिल जाते हैं कि वो सामान अपने पास रख सकता है, वो वापस नहीं करेगा। तो ये कुछ कंडीशन थी, नो कंडीशन, जिसमें विक्रेता भले ही फ्रॉड हो लेकिन क्रेता को सारे अधिकार फिर भी प्राप्त हो जाते हैं उस सामान को अपने पास रखने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया हो। लास्ट एक क्वेश्चन और बचेगा इसके बाद टॉपिक, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है, लेकिन वो आई थिंक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ कंडीशन समझा दूंगा तो उन सभी क्वेश्चंस की ऊपर से कि वो टॉपिक है क्या, और लास्ट वीडियो और होगी और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, और कुछ भी नहीं है। देखो इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। आई थिंक मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करा दिए होंगे, तीन क्वेश्चंस करा दी, ये मिला के 4 क्वेश्चंस हो गए। और आगे आने वाले वीडियो में आपकी नेक्स्ट वीडियो और आ जाएगी, वो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, उसमें आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन या मे भी 3 क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें से। तो अराउंड आप 5 क्वेश्चंस कर लो बच्चे, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म बेटा एग्जाम में आएगा 101% गारंटी के साथ। आप चाहो तो अपने दोस्तों को बता दो, ये वीडियोस दिखा दो उनको, बेटा गारंटी है कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 15 नंबर आपके कंफर्म पक्के आपके हाथों में है बेटा। ठीक है, और रही बात आगे जो भी चैप्टर आएंगे उसमें भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं बता दूंगा जो कंफर्म आपके आएंगे, उनमें से 4-5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा। बट ध्यान रखना क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं कई बार, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर आंसर हमने तो कुछ और पढ़ा था, ये तो कुछ और आ गया। तो वहां पे आपको थोड़ा अपना माइंड यूज करना है कि मैंने ये पढ़ा था क्वेश्चन, उसका आंसर ये था, तो ये जो एग्जाम में जो पूछा गया है क्वेश्चन अभी हो सकता है इसका आंसर ये हो, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। लेकिन कंफर्म आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं और बेटा इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, और आने वाले जो चैप्टर है उसमें और इजीली आपको टॉपिक समझ में आएंगे, और वो भी आपको अराउंड मेरा जो टारगेट है बेटा वो अराउंड 75 मार्क्स का आपका पेपर है,
और उसमें से आपके कम से कम नहीं तो 50 मार्क्स तो आपका आ ही जाएंगे। और डिपेंड करेगा कि आप प्रेजेंट किस तरह से करते हो अपने आंसर को। अगर बच्चे आपने अगर प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो बेटा थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज जो एक्ट है, जितनी धाराएं हैं, अगर उसके हिसाब से भी अगर आप लिखना शुरू करोगे, क्योंकि बुक आपके सामने है, सारी चीज आपके सामने बेटा, वो देखते देखते आप करते जाओ। देखो जब आप आंसर लिखो तो सारी चीजें लिखोगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, प्लस जो एक्ट है जितने भी वो धाराएं लिखो। बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर हर दिन भी अगर प्रैक्टिस करते हो 2-2 घंटे भी, तो बेटा आपको याद हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें याद कर लो, वो सारी चीजें लिख लो, प्रैक्टिस करोगे, आंसर लिख के आओगे, पक्के बेटा पूरे नंबर मिलेंगे। 15 में से कुछ नहीं तो बेटा 12-13 नंबर आराम से मिल जाते हैं अगर आप धाराएं भी लिख कर आते हो। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग दिस, ये अकॉर्डिंग दिस, ये इस तरह से लिखोगे। प्लस ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का यूज करो, कॉम्बिनेशन। हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें और आपको प्लस पॉइंट मिलता है। इस तरीके से बेटा आंसर को करोगे, याद करके लिखो अपनी तरफ से। बिल्कुल भी ये रामायण लिख के मत आओ कि आपने जो मन में आया, पता नहीं आंसर कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ खत्म किया। ऐसे करोगे तो बेटा पास तो हो जाओगे लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और मुझे मेरे को जहां तक भरोसा है आपके ऊपर कि आप बेटा 50 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो 75 में से, आराम से, अगर आप इस तरह से पढ़ते हो। कई बच्चों के बेटा 60 नंबर भी आए हुए हैं, 62 नंबर तक आए हुए हैं। तो मेरी ये होप है कि आप शायद अगर अच्छे से आंसर प्रेजेंट करोगे तो कंफर्म आपको नंबर मिल जाएंगे। सेकेंडली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहां से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बेटा, याद करो इन सब चीजों को। और डेफिनेटली पॉइंट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप पॉइंट याद नहीं करते हो, आप पता नहीं अपनी तरफ से रामायण लिखोगे तो बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में इतना था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगती है बेटा वीडियो, तो बच्चे लाइक करो, कमेंट करो, बता दिया करो। बाकी मर्जी है, करना ना करना आपके ऊपर है। ना भी करो तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट मुझे इतना पता चल जाता है कि वीडियोस बच्चों को थोड़ी ठीक लग रही है, तो और भी आगे बनानी चाहिए। जब आपके कमेंट नहीं आते तो मुझे लगता है कि पता नहीं वीडियो अच्छी लग भी रही है कि बंद ना हो जाएगा, मैं फिर बंद कर दूँ ये वीडियोस बनाना, तो सिलेबस वहीं का वहीं रह जाएगा आपका। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, और एटलीस्ट कम से कम नहीं तो कमेंट करके इतना बता दो कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, या कोई कमी रह गई थी, तो इतना बता दो, काफी है। ठीक है, मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। अदरवाइज फिर वीडियो आनी बंद हो जाएगी, आपका सिलेबस वहीं के वहीं बीच में रह जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ो बेटा।